नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके क्षेत्र में पहले से अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे खेतों में पानी की कमी महसूस हो रही है। पौधों को यानी कि फसलों को आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार कम होती नजर आ रही है। सुनने में काफी विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली नेचर और नेचर जियो साइंस में दो जर्नल हैं, उनमें रिसेंटली दो रिसर्च प्रकाशित हुई हैं और उन रिसर्च से काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने नजर आए हैं। और उन रिसर्च या उन अध्ययन से यह पता चला है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन ना कि केवल आपकी वर्षा की मात्रा को बदल रहा है, बल्कि वो बारिश के पूरे पैटर्न को बदल रहा है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी के ऊपर दोहरी मार देखने को मिल रही है। पहला, हमारी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या वाटर को लंबे टाइम तक स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो लगातार आपका कम होता नजर आ रहा है। और दूसरा यहां पर यह है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन यानी कि आपके जो आवश्यक तत्व हैं वो लगातार लॉस होते नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि जलवायु परिवर्तन से आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट है कि तापमान का बढ़ना, जो वर्षा है उसके पैटर्न में चेंज होना, या फिर जो आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन होना, डाइवर्सिटी का लॉस होना, ये सब आपके नकारात्मक प्रभाव तो है ही है, लेकिन हमारी मिट्टी के ऊपर भी इसकी वजह से दोहरी मार जो है वो पड़ने को या देखने को मिल रही है। अब हम इन स्टडीज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपका जो इंपैक्ट है वो हमारा देखने को मिल रहा है, और दोनों स्टडीज को बहुत ही आसान भाषा में आज के सेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और अगर आप एक किसान हैं तो भी आपके लिए ये काफी जरूरी सूचना हो सकती है, क्योंकि ये रिसर्च जो हुई है वो डेफिनेटली बाहर हुई है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो किस प्रकार से ये एग्रीकल्चर को, खेती को बदल सकती है और उसका प्रभाव हमारे खेतों के ऊपर पड़ सकता है, और किसानों के ऊपर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, पूरा हम लोग अंत तक जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक सही तरीके से जो एग्रीकल्चर करंट अपडेट हैं या एनवायरमेंट रिलेटेड अपडेट हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए या फिर हमारी एग्रीकल्चर नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और आप हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाकर आप में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो दूसरों के साथ साझा भी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अब हम लोग यहां पर इन स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, बता देना चाहता हूं कि एक नेचर और एक आपका नेचर जियो साइंस। तो नेचर में आपका 13 मई को पहली स्टडी पब्लिश हुई थी, और दूसरा नेचर जियो साइंस में आपकी 25 मई को ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई थी, और दोनों ही क्या है, आपके काफी महत्वपूर्ण जर्नल्स हैं। अब बताना चाहता हूं पहली स्टडी के अनुसार कि किस प्रकार से आपका हैवी रेनफॉल जो है वो डजंट ऑलवेज इंक्रीज द सॉइल वाटर, यानी कि अगर बारिश अधिक हो रही है, वर्षा अधिक हो रही है, तो वो हमेशा हमारे मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाती नहीं है, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा रिचार्ज नहीं करती है। अधिकांश लोग ये मानते भी हैं कि अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो इसका मतलब पानी ज़्यादा उपलब्ध होगा, लेकिन ये तभी संभव होता है जब बारिश धीरे धीरे और निरंतर बारिश होती है। लेकिन एकदम से इंटेंस रेनफॉल जो होती है और आपकी लंबे समय के अंतराल के बाद होती है, तो उससे ये प्रभाव आपका नकारात्मक देखने को मिलता है, या फिर ये कह सकते हो एक विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब इसका उदाहरण आप लोग कैसे समझ सकते हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक स्पंज है, स्पंज के ऊपर अगर आप धीरे धीरे पानी डालोगे तो ये स्पंज पूरा पानी सोख लेती है, लेकिन उसी स्पंज के ऊपर अगर आपने बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया तो पानी वहां पर रुकेगा नहीं, वो पूरा पानी बह जाएगा या फिर पूरा पानी वहां से निकल जाएगा, और उस स्पंज के द्वारा भी पूरा पानी अवशोषित नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी मिट्टी के ऊपर जब एकदम से इंटेंस रेनफॉल यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आती है, तो उसकी वजह से मिट्टी के अंदर पूरा पानी अवशोषित नहीं हो पाता, और वो पूरा पानी वहीं पर आपका खड़ा हो जाता है, एक प्रकार से वाटर लॉगिंग कंडीशन वहां पर क्रिएट कर देता है, और एकदम से हमें भ्रम पैदा होता है कि पानी वहां पर ज्यादा आ चुका है और पानी जो है वो आपका धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है। लेकिन एक लंबे समय के सूखे के अंतराल में होने के बाद वो पानी पूरा आपका इवेपोरेट हो जाता है, पानी वहां से निकल जाता है, और वो पानी आपका नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, नीचे आपका लीच डाउन नहीं हो पाता, और ग्राउंड वाटर उसकी वजह से रिचार्ज नहीं हो पाता, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो आपकी सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी
कैपेसिटी को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। मतलब आपकी सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वहां पर एक्सीड हो चुकी है, एकदम से पानी वहां पर भर चुका है, और उसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर जो एक प्रकार से रिचार्ज होना चाहिए था, नीचे पानी अवशोषित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर आपका सरफेस के ऊपर एक्यूरेट हो जाता है, और लॉन्गर जब ड्राई पीरियड्स की कंडीशन देखने को मिलती है तो उस समय आपका इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और साथ में लेस ग्राउंड वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर रिचार्ज, यानी कि आपका यहां पर कह सकते हो कि धीरे धीरे आपकी भूजल में कमी आती है, गिरावट आती है, और साथ में सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपका एक ड्राइंग इफेक्ट जो है रेनफॉल का, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करता है इस बात के ऊपर कि वो आपका ज्यादा फायदा पहुंचाने की बजाय वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। यानी कि आपकी एनुअल रेनफॉल की अगर बात की जाए, वार्षिक वर्षा की बात की जाए, बारिश की बात की जाए, तो उसमें इंटेंसिटी कितनी है इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी वहां पर कितने लंबे समय तक और कितना पानी आपका स्टोर हो पाएगा। अगर इंटेंसिटी एकदम से ज्यादा है और आपके लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद वर्षा हो रही है, तो वो किसी प्रकार से भी हमारे खेतों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो पहली स्टडी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी रिसर्च के ऊपर, दूसरी स्टडीज के ऊपर आपका फोकस करते हैं, जो कि नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुई थी। इसके अनुसार क्या बताया, पता चला कि क्रिटिकल नाइट्रोजन थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाइड, यानी कि आपकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपकी बारिश के साथ, अगर वर्षा ज्यादा होती है तो वो घुलकर बाहर चली जाती है, और अगर वर्षा कम होती है तो उसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट वहां पर मेंटेन हो जाते हैं। अब पता चला कि अगर एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा 700 mm से कम होती है तो वहां पर नाइट्रोजन ज्यादा रिटेन रहता है, और बाकी न्यूट्रिएंट की मूवमेंट जो होती है वो भी कम रहती है, यानी कि मिट्टी के अंदर आपके न्यूट्रिएंट आवश्यक तत्व लंबे समय तक फसलों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर किसी भी रीजन में वर्षा 700 mm से ज्यादा होती है तो वहां पर न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन का लीचिंग लॉस ज्यादा होता है, और आपका न्यूट्रिएंट का लॉस भी वहां पर मिट्टी के अंदर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सीधा सीधा यहां पर क्या है, इंटेंस रेनफॉल कैन वॉश अवे नाइट्रोजन बिफोर क्रॉप कैन यूटिलाइज इट, यानी कि अगर एकदम से वर्षा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब देखो अगर लंबे टाइम तक वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो वो भी लीच डाउन करेगा, और एकदम से इंटेंस रेनफॉल होती है तो उसकी वजह से रन ऑफ लॉस आपका बढ़ता है। तो इसका मतलब आपकी मिट्टी के अंदर, खेतों के अंदर जो आपने उर्वरक डाले थे वो बह के वहां से निकल जाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन आपकी फसल के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, और वो कहीं ना कहीं बह के आपकी एक प्रकार से लागत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और आपके लाभ प्रतिशत को कम कर रहे हैं। फसल की गुणवत्ता के साथ साथ उसका उत्पादन भी उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों स्टडीज थी, दोनों रिसर्च थी जो यहां पर सामने नजर आई। अब इसकी वजह से बताया जा रहा है कि पूरे विश्व भर की लगभग 27% जनसंख्या को इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह से सूखे की मार और साथ में फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर खतरा आ सकता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो अब जो बदलता हुआ पैटर्न है आपके रेनफॉल का, वो किस प्रकार से आपकी खेती को, या ये कह सकते हो किस प्रकार से रेनफॉल को इंपैक्ट कर रहा है। तो देखो पहले जो बारिश होती थी वो क्या होती थी, निरंतर बारिश होती थी और कहीं ना कहीं अधिक वर्षा होती थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन बेटर हो पा रहा था, न्यूट्रिएंट आपके लंबे समय तक रिटेन रहते थे, और आपका कंसिस्टेंटली सॉइल का मॉइस्चर भी वहां पर रिटेन रहता था, और ग्राउंड वाटर भी वहां पर बेहतर तरीके से रिचार्ज हो पाता था। यानी कि एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि वो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति थी। जब आपने सुना भी होगा और आपने खासकर अपने बुजुर्गों से पूछकर देखना कि जो सावन और भादों का महीना होता था उस समय वर्षा अधिक होती थी, लेकिन आजकल क्या है, वर्षा कभी भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कोई भरोसा नहीं रहा है। इवन दो आपका पैटर्न जो है वर्षा का वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो वर्षा का पैटर्न है वो बदला है, एकदम से वर्षा या बारिश हो जाती है और उसकी वजह से रन ऑफ लॉस आपका बढ़ता है, नाइट्रोजन का, न्यूट्रिएंट का लॉस बढ़ता है, और लॉन्ग टाइम तक आपका क्या देखने को मिलता है, ड्राई स्पेल वहां पर देखने को मिलता है। अब देखो मैं एक बात यहां पर अपने तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि इस क्लाइमेट चेंज को अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन को अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है उसके पैटर्न में बदलाव आ रहा है। पहले रेनफॉल क्या होता था, केवल और केवल साउथ वेस्ट मॉनसून है ना, उस समय आपकी ज्यादा वर्षा देखने को मिलती थी, बारिश देखने को मिलती थी। जब आपका अगस्त या ये कह सकते हो जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश आपको
ज्यादा पूरे भारत के अंदर या उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलती थी। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या होता था, जुलाई से लेके अगस्त तक आपकी जो है वर्षा देखने को मिलती थी, बारिश देखने को मिलती थी, और इसके ऊपर ही लगभग आपके खरीफ फसलों का जो उत्पादन था वो निर्भर था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो पैटर्न है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और अब जो बारिश होती है वो कभी भी हो जाती है। और खासकर इसमें आपने देखा होगा एक आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारी गेहूं के काटने का समय होता है, गेहूं के पकने का समय होता है, उस दम से एकदम से बारिश आ जाती है, ओलावृष्टि देखने को मिलती है, कभी तापमान में एकदम से गिरावट आ जाती है, कभी तापमान एकदम से बढ़ जाता है। तो यहां पर आपका वो सारा का सारा इंपैक्ट कहीं ना कहीं किसका है, क्लाइमेट चेंज का है। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से केवल इतना ही नहीं हो रहा, इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि हीट वेव्स की घटनाएं, इस वर्ष तो आपने बहुत ज्यादा अधिक हीट वेव्स की घटनाएं देखी होंगी। हीट वेव का मतलब होता है, हीट वेव या स्वीर हीट वेव का मतलब होता है जो लू या एकदम से भयंकर लू की घटनाएं होती हैं, जिसमें तापमान भी बढ़ जाता है और आपकी जो विंड की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे आपका धरती के ऊपर से या आपका जो मॉइस्चर होता है वो कंप्लीटली खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चों को, गर्भवती माओं को, फसलों को, हम सब लोगों को एक प्रकार से एक भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। और खासकर जो मजदूर बाहर काम करते हैं, इस धूप में वो काम करते हैं, उनके लिए समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए यहां पर जो हीट वेव की घटनाएं हैं वो केवल आपके इस धरती के तापमान को ही नहीं बढ़ा पा रही, बल्कि साथ में मैरीन हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यानी कि आपकी जो टेरेस्ट्रियल, देखो जितनी भी आपकी भूमि की सतह के ऊपर ये जो हीट वेव की घटनाएं होती हैं, लू की घटनाएं होती हैं, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल हीट वेव। और जो आपकी मैरीन हीट वेव होती हैं उनका मतलब होता है, उनका अर्थ होता है कि जो आपकी समुद्र के ऊपर तापमान बढ़ रहा है उसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो देखो जो समुद्र के ऊपर तापमान बढ़ता है, अक्सर देखा जाता था कि समुद्र के ऊपर आपका 25 से लेके 30 के बीच में एक वेरिएशन वहां पर होती थी या तापमान इतना देखने को मिलता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ चुका है। और ये कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं बता रहा हूं, रिसेंट स्टडीज हुई हैं हमारे अच्छे संस्थानों के द्वारा, ये स्टडीज जो है वो आपकी सामने नजर आई है। तो अब क्या हो रहा है कि 3 से 4 डिग्री तापमान वहां पर बढ़ चुका है, यानी कि 33 से लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तापमान आपके समुद्र के लेवल का हो चुका है, जिसकी वजह से वहां से मोर इंटेंस हीट वेव आपकी क्या हो रही है, जो कोस्टल रीजन है यानी कि समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर ये हीट वेव की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक तो आपका समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है और आपके इंडेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि बाढ़ के खतरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहां पर आपके जो नजदीक शहर हैं, नजदीक क्षेत्र हैं, उनके एक प्रकार से डूबने की जो संभावना है वो लगातार आपकी बढ़ती चली जा रही है, और हो सकता है कि यह आशंका और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो सोच के देखो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस भी टेंपरेचर अगर मैरीन एरिया में बढ़ता है तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहां पर तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ चुका है, जो हिंद महासागर का आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो जो हमारा साउथ इंडियन रीजन है, दक्षिणी भारत आपका जो क्षेत्र है वो ज्यादातर आपका हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हम यहां पर जो आपके मैरीन हीटवेव की बात कर रहे हैं उसी हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका एल नीनो का प्रभाव है, एल नीनो के बारे में भी आपने सुना होगा। ये जो मैंने हीटवेव की बात की है वो हमारे हिंद महासागर के साथ में मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की है। और यहां एल नीनो का जो प्रभाव होता है वो आपके पैसिफिक ओशियन की वजह से होता है। पैसिफिक ओशियन क्या है आपका, एक प्रकार से आज वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और वहां पर जब तापमान में या ये कह सकते हो एक प्रकार से टेंपरेचर में कोई भी बदलाव आता है तो वहां पर जो नॉर्मल सिचुएशन होती है उसका विपरीत स्थिति बनती है। जहां पर पहले वर्षा हो रही थी वहां पर वर्षा कम हो जाती है, जहां पर पहले आपकी वर्षा नहीं हो रही थी, सूखे की समस्या थी, वहां पर बाढ़ की समस्या बन जाती है। तो ऐसी घटनाओं के कारण अब क्योंकि वो पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है तो उसका इंपैक्ट पूरे विश्व भर में देखने को मिलता है, और उसी प्रभाव को कहा जाता है एल नीनो। तो आज ये एल नीनो, सुपर एल नीनो की घटनाओं की वजह से हमारे भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव बताया जा रहा है कि ये इंटेंस रेनफॉल या एकदम से वर्षा की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और इसका प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलता हुआ वर्षा का पैटर्न है, बारिश का जो पैटर्न है वो सीधा सीधा हमारी खेती को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी मिट्टी की जलधारण क्षमता आपकी कम होती जा रही है, इवेपोरेशन जो है वो आपका लगातार बढ़ रहा है, ड्राई स्पेल्स, यहां पर सूखे की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है, और साथ
साथ में न्यूट्रिएंट्स भी आपके कहीं ना कहीं सोइल से रिमूव होते जा रहे हैं इस इंटेंस रेनफॉल की वजह से। अब देखो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, तो सीधी सीधी बात है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल आपका, भूजल स्तर आपका गिरना, स्तर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से जिसके ऊपर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं आज आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पंजाब और हरियाणा के लगभग 70% जिले ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं रेड जोन कैटेगरी में आते हैं, जहां पर भूजल स्तर आपका लिमिट से ज्यादा नीचे गिर चुका है, और आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रहती है तो पानी की भयंकर समस्या यहां पर उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, मैंने कल आपके साथ एक सेशन लिया था, उस सेशन में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आज हमारे देश के अंदर वाटर की कंडीशन क्या है। आपकी वाटर की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो आने वाले समय में 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से हम लोग एक स्वीयर वाटर स्केयर कंट्री के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक बड़े खतरे की घंटी है। इसके अलावा आपकी सॉइल मॉइस्चर के अंदर भी अवेलेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नाइट्रोजन की लीचिंग लॉस आपका लगातार बढ़ रहा है, और साथ में फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी यानी कि हमारे द्वारा जो उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है उसकी दक्षता लगातार कम होती जा रही है, उसकी एफिशिएंसी लगातार कम होती जा रही है। यानी कि सीधा सीधा अर्थ यह है कि जेब के ऊपर खर्चा लगातार बढ़ रहा है, आपकी लागत बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत आपका कम होता नजर आ रहा है। इसके अलावा हायर क्रॉप मॉइस्चर स्ट्रेस यानी कि हमारी जो फसलों के द्वारा जो मॉइस्चर स्ट्रेस है, या ये कह सकते हो एक प्रकार से क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा होने के कारण पानी की कमी वहां पर उनको झेलनी पड़ रही है, और जिसकी वजह से फसल का उत्पादन जो है वो लगातार आपका गिर रहा है, नीचे होता जा रहा है। एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का क्षरण भी बढ़ रहा है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें आपके प्रिकॉशन मेजर को फॉलो करना होगा, अदरवाइज आने वाले समय में ये स्थितियां जो है वो काफी नाजुक हो सकती है। इसके अलावा एक चीज आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना होगा, और दूसरा, हाउ रेनफॉल इज बिकमिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एज मच हाउ मच रेन इज फॉल। यानी कि सिंपल सी बात है कि बारिश कितनी हो रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण अभी इस समय नहीं है, बल्कि वर्षा कैसे हो रही है, बारिश कैसे हो रही है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। और हमें आज एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं, और हम लोग एक प्रकार से एग्रीकल्चर के ऊपर इसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर में स्मार्ट एग्रीकल्चर जो टेक्निक है उनको हमें अडॉप्ट करना होगा। रेनफॉल इंटेंसिटी को हमें मेजर करना होगा, ड्राई स्पेल ड्यूरेशंस को मेजर करना होगा, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना होगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आपको पता है प्रेजेंट टाइम में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आपकी मल्चिंग को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो खासकर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, या ये कह सकते हो कि आपका प्लांट रेजिड्यू बर्निंग को कम कर सकते हैं, पानी का इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन को यूज कर सकते हैं जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना हो सके, और जो आपका कार्बन का इमिशन किसी प्रकार से भी आपकी मिट्टी से हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स हम लोग जो आज के समय पर यूज करते हैं हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के रूप में, उनको आप लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर की यूज को हम लोग कम कर सकते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव यूज को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर्स, इनका प्रयोग किया जा सकता है, कंपोस्ट को यूज किया जा सकता है, जिससे हम लोग एक प्रकार से इन केमिकल के ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता को निर्भरता को कम कर कर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके, और जो हमारे पास अवेलेबल एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, और वापिस से हमारी जो सोइल है उनको रिवाइव कर सकें, आपके क्लाइमेट को रिवाइव कर सकें। क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम लोग एक सुरक्षित भविष्य अगर देना चाहते हैं, हम लोग उनको खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना चाहते हैं, और इस जो आपकी प्रकार से वाटर की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, इससे हम लोग उनको नहीं जूझना देना चाहते हैं, तो हमें इन प्रैक्टिसेस को फोकस करना होगा। और केवल किसान के बस की बात नहीं है, यहां पर देखो सही नीतियों की जरूरत है, एक सिस्टम को सही तरीके से दुरुस्त करने की जरूरत है। आज अगर सही प्रकार से आप नीतियों को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को ज्यादा प्रमोट कर रही है, रेदर देन हमारे गांवों को उतना फोकस में नहीं रखा जा रहा है। तो अगर समय रहते सही नीति और नियत के साथ काम नहीं किया गया, मैं बार बार इसके बारे में बोलता हूं, तो डेफिनेटली ये आपके रिजल्ट जो होंगे वो भयानक परिणाम यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। और एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं कि आज हमारे केवल ये कि नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि समुद्र का जो बढ़ता हुआ स्तर है वो आपके तटीय शहरों के लिए तो खतरे की घंटी है ही है, साथ में आने वाले समय में हमारे पूरे विश्व के लिए, हमारे समाज के लिए एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आपकी जो एक प्रकार से सुरक्षित भविष्य की जो हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा मतलब यहां पर ये कह सकते हो प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज ना एक बड़ा मुझे अच्छा जो है ये कह सकते हो कि वर्ड पढ़ने को मिला, या ये कह सकते हो क्योर पढ़ने को मिला कि जो लोग देश के हरे भरे
जंगलों को काट रहे हैं और कटवा रहे हैं, वही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं उसके व्यापारी भी होंगे। और ये शेखर सुमन जो कि एक अभिनेता है, इन्होंने ये बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल सही फिट बैठती है, तो मैंने इसलिए इसको जो है आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। आई थिंक सो कल या परसों उनके द्वारा ये कही गई है। तो देखो, आप खुद सोच के देखिए कि पिछले कुछ समय से हमारे देश के अंदर तो जंगलों को मतलब बहुत एकदम से हाई स्पीड के साथ काटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हसदेव जंगल को आप लोग देख लो, अरावली पर्वत की जो परिभाषा थी उसको बदलने की बात हुई थी, अभी शायद आई थिंक सो चेंज हो चुकी है। पुणे के अंदर जंगलों को काटा गया था, पेड़ों को काटा गया था, अभी अंडमान निकोबार के अंदर पेड़ों को काटने की बात की जा रही है। हर जगह पर छत्तीसगढ़ से खबरें आई, उत्तराखंड से खबरें आई, हर जगह से आप लोग जब सुनोगे, आपके राजस्थान के अंदर जो है खेजड़ी जो ट्री था उसको काटा गया। मतलब हर जगह से आप लोग देखोगे तो एक ही व्यक्ति का नाम सामने आएगा कि किसको ये प्रोजेक्ट मिला और उस व्यक्ति के द्वारा लगातार पेड़ों को काटा गया, और किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है उपलब्ध करवाए गए, वो भी आपको सामने जो है वो पूरा आंकड़ा निकल कर नजर आएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी हम एक या दो व्यक्तियों के ऊपर ही क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्यों हम इन एक या दो व्यक्तियों को पूरा प्राकृतिक संसाधनों को सौंप रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी पूरी प्रकृति, पूरी बायोडायवर्सिटी, पूरी जैव विविधता और पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम कहीं ना कहीं दांव पर लगा रहे हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य हम लोग दांव पर लगा रहे हैं। तो ऐसे निर्णय हमें क्यों करने पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे एक प्रकार से राजनीतिक प्रभाव को दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं गलत है। देखो, सीधी सी बात है, आज समय रहते हमें आवाज को उठाना पड़ेगा अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन से एक सुरक्षित भविष्य जो है उनको मिल सके, और उनके लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या ना हो, उनके लिए पानी की समस्या एक बड़ी समस्या ना हो, और उनको हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ना घूमना पड़े। तो हमें ये आवाज उठानी होगी और हमें पूछना होगा कि आपके द्वारा ये काम क्यों किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैंने भी कोशिश की कि आप लोगों को एक थीम के ऊपर रहकर इस सेशन को समझाने की कोशिश करूं, और हमेशा कोशिश रहती है कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ साथ जो एनवायरमेंट इंपैक्ट है उसको भी समझा सकूं, और इस क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग कैसे आने वाले टाइम के अंदर अडेप्टेशंस को फॉलो कर सकते हैं, और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, और हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें साझा करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।